हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के लिए तथा अपभ्रंश का साहित्य किस समय में हमें प्राप्त होना आरंभ हुआ। कुछ विद्वानों ने पश्चिमी अपभ्रंश साहित्य तथा पूर्वी अपभ्रंश साहित्य में अपभ्रंश का विभाजन किया, जिसमें पश्चिमी अपभ्रंश साहित्य में जैन मूलतः जैन कवियों का साहित्य तथा पूर्वी अपभ्रंश साहित्य में बौद्ध सिद्ध कवियों के साहित्य को रखा गया। यदि हम जैन कवियों की बात करते हैं तो स्वयंभू इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि हुए, जो कि 10वीं शताब्दी स्वयंभू के बाद 10वीं शताब्दी में ही देवसेन, पदकृति, पुष्पदंत, रामसिंह, धनपान आदि ने अपनी अपभ्रंश रचनाओं के साथ दिखाई पड़ते हैं। इनमें भी अंतिम चार तो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही आते हैं। पर जब हम बौद्ध कवियों की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सरहपा हुए। उन्होंने चर्चा गीत की रचना की थी। सरहपा के बाद 10वीं शताब्दी में लगातार सिद्ध कवियों की रचना प्राप्त होती रही है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 9वीं शताब्दी के सिद्ध कवि हुए जिनकी रचनाएं भी उपलब्ध है। 10वीं शताब्दी के सिद्ध कवि तिलोपन और शांतिपा की रचनाएं भी उपलब्ध है। इससे हमें यह पता चलता है कि जैन साहित्य की तुलना में बौद्ध साहित्य अधिक समृद्ध था। यह साहित्य मूलतः भाषाई रूप की एकता तो रखता था, पर देश भेद अलग अलग स्थान पर होने के कारण इनमें अंतर भी काफी थे। शब्दों के चुनाव में अंतर, भाषा की प्रकृति में अंतर तथा अलग अलग प्रकार के वर्तनियों का प्रयोग के कारण इन साहित्यों में अंतर भी देखने के लिए प्राप्त होता है। इसी के जैन सिद्ध साहित्य के साथ साथ हमें इसी काल में लौकिक साहित्य की रचनाएं भी प्राप्त होती है, जिसका उदाहरण हमें 11वीं शताब्दी के आरंभ में अब्दुल रहमान द्वारा संदेश रासक नामक काव्य रचना में मिलता है। लौकिक साहित्य लोगों की संवेदना को अभिव्यक्त करने के लिए जिस साहित्य का प्रयोग हुआ उसे लौकिक साहित्य कहा गया। लौकिक साहित्य सिर्फ श्रृंगार रस तक सीमित न रहकर मानसिक सौंदर्य की प्रकृति तक पहुंचने वाला साहित्य था। इसी काल में अनेक प्रकार की रचनाएं होती रही है। उसके साथ साथ कुछ विशेष व्याकरणिक ग्रंथों की रचनाएं भी हुई, जिसमें से सिद्ध होम व्याकरण नामक व्याकरण ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह देखना है कि यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है तथा इसकी रचना किसने की। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेमचंद्र आचार्य हुए, जो गुजरात के राजा सोलंकी राजा जयसिंह के समय में विद्वान थे। उन्होंने शब्दानुशासन या सिद्ध हेम व्याकरण नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के व्याकरण का विवेचन किया। इस व्याकरण ग्रंथ की विशेषता क्या थी? यह व्याकरण ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इस ग्रंथ में अपभ्रंश के व्याकरणिक नियमों के उदाहरण के रूप में पूर्व गाथाएं, पूर्व छंद, पूर्व अवतरण उद्धृत कर दिए गए थे, जिसके कारण यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण जान पड़ता है। इसी के साथ साथ हेमचंद जी ने स्वयं भी कुछ अपभ्रंश मुक्त कविताओं की रचना की थी, जो हमें बाद में पुरानी हिंदी में संकलित मिलती है। इसी के साथ साथ और भी कवि हुए जिन्होंने इस समय में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि जैन आचार्य मेरुतंग कृत है। इसमें उन्होंने अपभ्रंश के छंद भी उद्धृत किए हैं। इसी रचना से हमें चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों के प्रमाणिकता के प्रमाण मिलते हैं तथा उन पर विशेष प्रकाश मिलता है। इसी समय में महत्वपूर्ण ग्रंथ हरिहर बम्बकृत प्राकृतिक पेंगलम है, जो कि एक छंद शास्त्र है। क्या आपको पता है कि इन्होंने इस छंद शास्त्र में कितने प्रकार के भेद किए हुए हैं? इन्होंने इसमें 2 प्रकार के छेद किए। प्राकृतिक पेंगलम में अधिकतर छंद अपभ्रंश में है, जो कि पुराने हैं, तथा कुछ छंद नए भी हैं, जो हमें 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदी के निकट नजदीक आते हैं, जिनमें अंतर पाया जाता है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपभ्रंश के अंतिम महत्वपूर्ण रचनाएं विद्यापति द्वारा कृत कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, जिसमें आज के समय में सिर्फ कीर्तिलता ही उपलब्ध है, कीर्ति पताका उपलब्ध नहीं है।
जब हम बौद्ध और जैन साहित्य की बात करते हैं, उसी के साथ साथ स्वयंभू ने यह भी बताया है कि उन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत प्राकृतिक से अलंकृत किया है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा में काव्य रचना की। वह गांव में बोली जाने वाली सामान्य भाषा थी। उन्होंने उसमें संस्कृत प्राकृत शब्दों के अलंकार, छंद, दीर्घ समास आदि अलंकृत कर दिए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि स्वयंभू और सरहपा दोनों ने ही अपनी भाषा को अपभ्रंश ना बताकर अपने गांव की या अपनी निजी भाषा बताया है। भाषा की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश 6वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गई थी, पर उस समय का कोई साहित्यिक उपलब्ध ना होने के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल है। अपभ्रंश की रचनाओं का सबसे पुराना उदाहरण सिद्ध कवि सरहपा और जैन कवि स्वयंभू की रचना में ही देखने के लिए मिलता है। दोनों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश नहीं कहा है, बल्कि जब हम स्वयंभू की रचनाओं में भाषा को पाते हैं तो उन्होंने सामान्य भाषा, देसी भाषा या ग्राम्य भाषा जैसे शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा के लिए किया है। इससे हमें यह पता चलता है कि अपभ्रंश उस समय में, चाहे उसका कोई नाम रहा हो या ना रहा हो, लेकिन बोलने की भाषा के रूप में अवश्य विकसित हो चुकी थी या विद्यमान थी। लिखित और साहित्यिक रूप से कोई प्रमाण ना होने के बाद भी भाषाई रूप में वह अवस्थित थी। स्वयंभू राहुल साक्यात इसी के साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि स्वयंभू ने अपनी आरंभिक जीवन मगध में व्यतीत किया था, जिसके कारण उनकी भाषा का मूल ढांचा सरहपा की भाषा के आसपास का नजर आता है, जिसमें व्याकरणिक गत अंतर भी है और बड़ा अंतर शब्दों के चुनाव में है। सरहपा की भाषा प्राकृतिक में उतनी आक्रांत नहीं है जितनी स्वयंभू की है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से हमें अपभ्रंश की उपस्थिति तथा अपभ्रंश के 10वीं-11वीं शताब्दी में होने के और निरंतर परिवर्तनशील रहने की बारे में पता चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अंसरकारी।